तो एएसआई का बैच हमारा जो चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी हमने कंप्लीट किया था। ठीक, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। एक राज्य व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है ना। राज्य क्या है, राज पद्धति के प्रकार, लोकतंत्र है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश बोलते हैं ना, तो लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या है ना, भारत का संविधान कब लागू हुआ क्या नहीं, वो सब तो एग्जाम में आता है, लेकिन संविधान एक्चुअल में क्या है, और संविधान के अलग अलग टाइप्स है ना, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, सब्जेक्ट का नाम ही है राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जैसे कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक, तो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। तो पहले हम लोग समझते हैं कि राज्य व्यवस्था शब्द का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात तो यह है कि जब पृथ्वी का इमर्जेंस हुआ है ना, जब पृथ्वी बनी, आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का उत्पत्ति हुआ, इसी क्रम में मनुष्य का विकास हुआ है ना। तो जब मनुष्य का विकास हुआ तो सबसे पहले वो अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा, यानी कि पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदी, ये सबको देखा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि नए नए सब्जेक्ट का इमरजेंस कैसा हुआ, उदय कैसा हुआ। जैसे आज हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है। अगर ह्यूमैनिटी से बात करें तो बाकी टेक्निकल में तो अलग चले जाएंगे, है ना। तो काफ़ी सारा सब्जेक्ट है। अपने आसपास भौगोलिक वातावरण को देख रहा है इंसान पहले, मतलब सोच रहा है ना, पेड़ पौधा पत्ती ये सब का आखिर आया कैसे, जीव जंतु है कैसे आया। ठीक है, तो धीरे धीरे समझ विकसित हो रहा है, तो उस स्ट्रीम से भूगोल का एक ब्रांच निकल गया। तो उस बारे में जब अध्ययन करते गए, पृथ्वी के बारे में, अलग अलग भौतिक परिस्थिति के बारे में, तो भूगोल के अंतर्गत आ गया। ठीक है, भूगोल से ही एक ब्रांच बाद में निकल के आ गया, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, है ना। अगर आप लोग सोचोगे डीप में जाके तो भूगोल का ही एक ब्रांच था। 1971 के पहले एक ही सब्जेक्ट होता था, बाद में फिर सम्मेलन हुआ बेसिकली स्टॉकहोम में। ठीक है, तब एक नए सब्जेक्ट के रूप में फिर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, जो पहले भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ते थे, है ना। इसी प्रकार से मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज में मतलब बेसिकली समूह में निवास करता है। ठीक है, तो समूह में निवास करता है, तो समूह में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस प्रकार के लोग रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सब तालमेल बना के कैसे चले। तो तालमेल बना के चलने के लिए कुछ नियम कानून का संग्रह होना जरूरी है, कुछ ऐसा नियम, कुछ ऐसा कानून हो जिसको समूह के सभी लोग माने। ठीक है, नहीं तो कल की डेट में कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कहीं चोरी कर रहा है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, कोई नियम कानून नहीं रहेगा तो, है ना। तो वैसे कंडीशन में नियम कानून का संग्रह होना जरूरी है, और यहीं से एक सब्जेक्ट निकल के आता है संविधान। मतलब अगर ब्रीफ में डिस्कस करें, ठीक है, तो संविधान एक्चुअल में है क्या, नियम और कानून का संग्रह है। और राज्य व्यवस्था शब्द अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, मतलब राज करने की नीति बेसिकली। ठीक है, शासन करने की व्यवस्था। ठीक है, कौन शासन कर रहे हैं, किस पर शासन कर रहे हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक, तो राज्य व्यवस्था और संविधान जो है वो बेसिकली मानव क्योंकि समूह में रहता है, समाज में रहता है, तो वहीं से इस सब्जेक्ट का उदय हुआ। इसी प्रकार से इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग, मानव इतिहास, यानी कि मनुष्य का इतिहास कैसा रहा है, कौन सा राजवंश रहा है, किस प्रकार से पहले शासन प्रणाली होती थी, ये सब इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट का इस प्रकार से उदय हुआ। हमारा जो मेन फोकस करने वाली बात है वो है राज्य व्यवस्था और संविधान। राज्य व्यवस्था शब्द की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो एक है राज, दो शब्द से मिलकर बना है, और एक है व्यवस्था। राज शब्द मतलब इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रूल, या और इसे हिंदी में हम राज के अलावा शासन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राज शब्द का मतलब है रूल इंग्लिश में, या फिर राज को हम शासन भी कह सकते हैं। तो शासन करने की व्यवस्था या शासन करने का तरीका। ठीक है, राज व्यवस्था का मतलब क्या है, शासन करने का तरीका। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, शासन करने की बात हो रही है, तो एक तो शासन करेगा कौन, है ना, राज कौन करेगा, शासन कौन करेगा, और दूसरा किस पर शासन करेगा कौन, और दूसरा शासन किस पर किया जाएगा। तो शासन कौन करेगा, इसका जो आंसर है वो है राज्य। राज्य के लिए इंग्लिश में वर्ड है स्टेट। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। राज्य करेगा शासन,
ठीक है, और किस पर करेगा, तो जनता पर करेगा। ठीक, तो अगर राज्य व्यवस्था शब्द का कोई अर्थ पूछे तो क्या बोलना है, शासन करने की व्यवस्था, शासन करने का तरीका। ठीक है, शासन कौन करेगा, शासन करेगा राज्य यानी कि स्टेट, और किस पर करेगा, जनता पर। ठीक है, तो अब सवाल आता है फिर ये राज्य क्या है, स्टेट क्या है। तो स्टेट क्या है, इसको हम लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में राज्य का क्या मतलब है। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में क्या मतलब है, सामान्य अर्थ अगर बात करें राज्य का। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कि राज्य आप लोग देखेंगे, जैसे इंडिया में 28 राज्य हम बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पे भी हम राज्य बोल रहे हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में बोल रहे राज्य शासन करेगा। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शासन करेगा, ऐसा भी सोच सकते हो जिनको नहीं पता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में अगर बात करें तो राज्य का क्या अर्थ है वो अलग अभी आगे देखेंगे। और सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो प्रांत को राज्य कहा जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें अमेरिका में भी जो प्रांत है ना उनको कहा जाता है स्टेट। इसी प्रकार से इंडिया में भी स्टेट कहा जाता है। ठीक है, राज्य को ही किसी और कंट्री में आप जाके देखेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में राज्य को कहा जाता है कैंटन। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम चले जाए रशिया में, तो रशिया में राज्य को कहा जाता है रिपब्लिक। जो देश अलग अलग प्रांत बने हैं ना, इंडिया में हम स्टेट कह रहे हैं, अमेरिका में भी स्टेट बोलते हैं, रशिया में चले जाएंगे तो रिपब्लिक कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोविंस कहा जाता है, प्रांत। ठीक है, तो अलग अलग आपको अर्थ देखने को मिलेंगे, यानी कि एक इकाई को बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में कहें तो राज्य का अर्थ क्या है, यहाँ पर ये 4 कंडीशन होनी चाहिए फुलफिल, तब उस एंटिटी को, तब उस इकाई को कहेंगे हम राज्य। पहला क्या है, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। ठीक है, किसी भी इकाई को हम राज्य तब कहेंगे जब एक निश्चित भूभाग होगा, एक निर्धारित लैंड होगा। ठीक है, और वो स्वतंत्र भूभाग होना चाहिए जिस पर किसी अन्य का अधिकार न हो, एक निश्चित भूभाग। दूसरा, उस भूभाग में निवास करने वाली होनी चाहिए जनसंख्या। अगर भूभाग है और रहने के लिए कोई नहीं है, जैसे कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे वीरान है, मतलब कोई रहता ही नहीं है, तो वो राज्य कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और रहने के लिए होनी चाहिए जनसंख्या। अब जनसंख्या है तो अपने लिए सामान्य तौर पर नियम कानून बनाए और उस नियम कानून का सही तरीके से संचालन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जनसंख्या होनी चाहिए, देन सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार जो है ना संप्रभु होनी चाहिए, सोवरेन। संप्रभु का मतलब पता है, बिना बाह्य हस्तक्षेप के अपने यहाँ की शासन प्रणाली को संचालित कर सके। ठीक है, यानी कि जैसे इंडिया की जैसे हम बात करें तो इंडिया चारों कंडीशन फुलफिल करता है क्या, एक भूभाग है हमारे पास निश्चित, है ना, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, और सरकार संप्रभु भी है। ठीक है, मतलब इंडिया अपने शासन प्रणाली में, आंतरिक शासन प्रणाली में किसी और देश का हस्तक्षेप तो बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मतलब अमेरिका जो है इंडिया की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इंडिया अपने पॉलिसी बनाने में भी स्वतंत्र है और उसे लागू करने में भी स्वतंत्र है। ठीक है, किसी और देश का हस्तक्षेप भारत में नहीं है। ठीक, तो ये चारों कंडीशन इंडिया फुलफिल करता है तो इंडिया राज्य है। ठीक है, क्लियर है। स्टेट के डेफिनेशन में ये सारी चीज आती है। राज्य के आपको ना व्यापम के एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये 4 ही है, कोई 5वां आ जाएगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, और ये चारों के चारों होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 3 हो गया तब भी राज्य होगा। जब तक ये 4 चीजें नहीं आएंगी तब तक किसी इकाई को हम राज्य नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राज्य व्यवस्था, यानी कि शासन करने की व्यवस्था, शासन करने का तरीका, शासन कौन करेगा और शासन किस पर करेगा। तो किस पर करेगा, तो जनता पर शासन होना है, लेकिन कौन करेगा, राज्य करेगा। और राज्य पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो राज्य किसी इकाई को हम तब कहेंगे जब ये 4 चीज़ें सुनिश्चित होंगी। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए सरकार का होना जरूरी है, और वो सरकार जो है वो संप्रभु होनी चाहिए, बिना बाह्य हस्तक्षेप के शासन करे। क्लियर है यहाँ तक। ये तो हो गया राज्य के तत्व। अब इसके बाद हम बात करते हैं राज पद्धति। ठीक है, अब शासन किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा शासन किया जा रहा है, तो शासन करने के भी ना अलग अलग प्रकार हैं।
इतिहास से लेकर वर्तमान तक देखें, ना केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व के अन्य देशों की ही बात करें, राज पद्धति के अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिलेंगे। ये कुछ मेन प्रकार हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारा अलग अलग आपको और भी टाइप मिलेगा, लेकिन वो अभी एग्जाम के लिए काम करनी है। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक है राजतंत्र। जैसे इतिहास आप लोग पढ़ोगे, पहले राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, है ना, तो उसको कहते हैं राजतंत्र। यहाँ पे शासन कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। और यहाँ पे शासन प्रणाली कैसे होती थी? वंशानुगत, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, है ना, तो वंशानुगत शासन प्रणाली होती थी राजतंत्र में। ऐसा नहीं है ना जो योग्य व्यक्ति है वो राजा बने, ऐसा कम होता था। अगर बन भी गया तो फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे ही चलता था ना। फिर कोई आक्रमण किया, राजा को मार दे, फिर कोई दूसरा राजा आ गया, लेकिन जब वो दूसरा राजा बना तो उसका भी बेटा फिर राजा बनेगा, है ना, ऐसे ही चलता था। ठीक है, तो राजतंत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की, है ना, राजतंत्र बेसिकली वंशानुगत प्रणाली है जिसमें राजा, राजा का बेटा राजा, योग्य व्यक्ति बन रहा है नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि योग्य व्यक्ति बन ही रहा है, कई बार योग्य व्यक्ति भी बनते थे लेकिन कई बार अयोग्य है वो भी बनते थे। प्रणाली कैसी है? वंशानुगत, उसका बेटा, कोई चुनाव नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक है राजतंत्र, राज पद्धति का प्रकार, शासन किया जा रहा है बेसिकली। दूसरा है ओलिगार्की यानी कि कुलीन तंत्र। कुलीन मतलब कि समृद्ध व्यक्ति, जैसे समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति है या जो धार्मिक प्रमुख व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे कुछ लोगों का समूह जिनको हम लोग कहते हैं कुलीन। ठीक है, कुलीन लोग यानी कि जो धन संपन्न में भी आगे हैं, धार्मिक मामलों में भी आगे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो कुलीन व्यक्ति हैं उनका कुछ समूह मिलकर अगर शासन करे तो उस प्रणाली को कहते हैं कुलीन तंत्र, या इंग्लिश में कहते हैं ओलिगार्की। ठीक है, ये भी राज पद्धति का एक प्रकार है। ठीक, इसी प्रकार से देखेंगे धर्मतंत्र जिसको बोलते हैं थियोक्रेसी। धर्मतंत्र मतलब क्या समझ आ रहा है पढ़ के? हाँ, जो धार्मिक मामलों के जो प्रमुख हैं, चाहे ईसाई धर्म में पोप हो गया, हिंदू में हमारे कोई सनातनी, कोई पंडित बाबा कोई हो गया। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा है नहीं, लेकिन इस्लाम धर्म हम जैसे देखेंगे तो वहाँ पे जो धार्मिक प्रमुख है ना, तो अलग अलग धर्म के अगर कोई व्यक्ति है वो अगर शासन प्रणाली में भूमिका निभा रहे हैं, मतलब धार्मिक नेता भी सेम है और राज्य का नेता भी सेम है, ठीक है, तब उसे कहते हैं धर्मतंत्र, इंग्लिश में कहते हैं थियोक्रेसी। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो ईरान की अगर बात करें, है ना, अली खामनेई जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो धार्मिक मामलों के भी प्रमुख हैं, है ना, तो एक प्रकार से हम ईरान को थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तानाशाही, डिक्टेटरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जनता तो चाहती नहीं कि वो व्यक्ति राजा बने लेकिन वो बना हुआ है ना। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ डिक्टेटरशिप का, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, किम जोंग उन जो यहाँ के प्रेसिडेंट है ना, वो मिसाइल टेस्ट कर करके अमेरिका को डराते रहता है। ऐसे ही अमेरिका को तो भारी टेंशन रहता है ना, इसको तो कुछ जाएगा नहीं, एक आठ मिसाइल छोड़ दिया अमेरिका के ऊपर तो निपट जाएगा अमेरिका ऐसे ही। ठीक है, तो इसी कारण से इससे ज़्यादा उलझता नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प जो है। ठीक, तो डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। ठीक, इसके अलावा एक पद्धति है अराजकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनार्की। अराजकता उस स्थिति को बोलते हैं जब सरकार ही नहीं है कोई शासन करने के लिए, कोई नहीं है। ऐसी स्थिति तब आएगी जब मान लो किसी, अब ये पुराने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखा जाता था, आज के टाइम पे तो सिचुएशंस कम है, लेकिन जैसे कोई एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया, सरकार भी ख़त्म हो गया, अब लोग हैं तो वहाँ पे कौन पॉलिटिकल सिस्टम, कहाँ पे चुनाव होगा, तो वैसी स्थिति में अराजकता आ जाता है। ठीक है, मतलब कोई है ही नहीं शासन करने के लिए, कोई नियम कानून बनाने वाली कोई संस्था ही नहीं है, कोई इसका देख रेख ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हर कोई अपने आप में स्वतंत्र है, तो ऐसी कंडीशन में भाई जो बेसिकली अपराध की प्रवृत्ति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक कंडीशन है अराजकता, एनार्की, जहाँ पे कोई शासन व्यवस्था करने के लिए इकाई ही नहीं है। ठीक है, और एक होता है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। यहाँ पे राजतंत्र में राजा शासन कर रहा है, जिसका चुनाव नहीं हुआ है, वो वंशानुगत है, राजा का बेटा राजा ही चल रहा है। यहाँ पे है लोकतंत्र जिसको हिंदी में इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी लोक मतलब जनता, तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, है ना, तो लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। जनता का शासन कैसे होगा? जब या तो जनता स्वयं, ठीक है, या फिर
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करे तब। ठीक है, दो कंडीशन में होगा, या तो जनता जब स्वयं करे, ठीक है, स्वयं कैसे करेगी, हर मामले में वोटिंग करके। एक मतलब लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का शासन। लोक मतलब हो गया जनता, है ना, तो लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, यानी कि जनता स्वयं या फिर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब शासन करे तब उस व्यवस्था को हम कहते हैं लोकतंत्र। जैसे इंडिया में है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। और एक हम लोग क्या देखे थे, राजतंत्र सबसे ऊपर में, जहाँ पे राजा शासन कर रहा है, जो चुना गया नहीं है, वो वंशानुगत है। लेकिन लोकतंत्र में जनता अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन रही है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, इसको अगर थोड़ा डिटेल से हम लोग समझे, एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, ये क्या कह रहे हैं उस पर बाद में आएंगे। पहले मैं बताता हूँ लोकतंत्र के ना दो प्रमुख प्रकार हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, और एक होता है अप्रत्यक्ष, ये हो गया इनडायरेक्ट। ठीक, दो प्रकार प्रमुख है लोकतंत्र के, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इंडिया में कैसा लोकतंत्र है, इंडिया में लोकतंत्र पता है सबको, हमारे प्रस्तावना भी है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। तो लोकतंत्र भारत में है, कैसा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, आप बताओ। प्रत्यक्ष है, नहीं अभी आप लोग थोड़ा देर नहीं समझे, समझ जाओगे आगे। इंडिया में है अप्रत्यक्ष, मतलब इंडिया ही नहीं, जितने भी कंट्रीज जहां पर लोकतंत्र है लगभग लगभग सभी में, एक स्विट्जरलैंड को छोड़ के सब में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दोनों में अंतर क्या है, देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तब होगा जब वहां पे जनता जो है स्वयं नियम कानून बनाने में डायरेक्टली भागीदारी करे, पार्टिसिपेट करे। अब जैसे कोई नियम आया, कृषि कानून आया, आपने और हमने वोट किया क्या, नहीं किया ना। कौन किसने किया, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि जो सांसद बैठे हैं दिल्ली में, है ना, उन्होंने किया। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है, जनता जब स्वयं भागीदारी करे, जनता जब स्वयं भागीदारी करे किसमें, नियम कानून बनाने में, ठीक है, नियम कानून के निर्माण में जनता जब डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, यानी कि जितने भी नियम कानून बनेंगे उन सभी में उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो नागरिक है, उस देश में निवास करने वाले नागरिक है, वो सभी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब ये ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सकते हो कि एक ऐसा देश जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, सभी से हर एक चीज़ के लिए वोटिंग नहीं किया जा सकता, है ना। तो बड़े देश में ये वाला सिस्टम काम करेगा नहीं। कितने बार वोटिंग करोगे, रोज़ का नियम कानून कुछ बनाना है, कानून पास करना है, इसमें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा वोटिंग कराने में। इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना बहुत कम देशों में है, बहुत कम देशों में बोलने का मतलब एक ही कंट्रीज में है, आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में जैसा मैंने बताया कि प्रांत को क्या बोलते हैं, कैंटन कहते हैं, है ना। तो उसे भी सारे कैंटन में नहीं है, कुछ कैंटन में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा आपको वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पे सभी में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, ये समझ आ गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, जनता, क्योंकि भाई जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है तो जनता क्या करेगी, अपने में से कुछ प्रतिनिधि का निर्वाचन करेगी, चुनाव करेगी, है ना। और वो जो प्रतिनिधि है वो पूरे जनता के बिहाफ में निर्णय लेंगे, नियम कानून बनाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है, अब हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, एक तो संघ सरकार है, एक है राज्य सरकार, है ना। तो राज्य स्तर पर राज्य चुनाव जो होता है, विधानसभा चुनाव, जहाँ पे हम लोग 90, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 विधायक का हम लोग निर्वाचन किया। वो 90 जो विधायक है वो छत्तीसगढ़ की जनता के बिहाफ में नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, अगर देश के स्तर पे बात करेंगे तो भारत की संसद की अगर हम बात करें, है ना, लोकसभा की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो लोकसभा के जो प्रतिनिधि है वो पूरे देश के द्वारा निर्वाचित हुए हैं और पूरे देश की जनता के बिहाफ में लोकसभा में नियम कानून बनाया जा रहा है, फिर उसको पास करके राज्यसभा भेज रहे हैं, राज्यसभा भी जनता के बिहाफ में नियम कानून बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पे जनता क्या करती है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन।
ठीक है, यानी कि जनता अपने मध्य में से अपने 20 से प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी और वो जनता के बिहाफ में नियम कानून बनाएंगे। क्लियर है, समझ आया? तो डेमोक्रेसी जो है बेसिकली दो प्रकार की, एक प्रत्यक्ष दूसरी अप्रत्यक्ष, है ना। 99% कंट्रीज में यही काम करता है, इनडायरेक्ट। ठीक, अब ये थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। 1861 से 1865 के बीच ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्होंने ना डेमोक्रेसी के बारे में एक फेमस लाइन का है जो मतलब आज भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, जनता का शासन, यही जो बेसिकली अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो भी जनता का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो जनता का हो गया। दूसरी बात, जनता के द्वारा इनका जो निर्वाचन हुआ है, ये जो प्रतिनिधि है इनका निर्वाचन किनके द्वारा हुआ है? जनता के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, जनता के द्वारा हो गया। और जनता के लिए ये जो प्रतिनिधि है जो नियम कानून बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? जनता के लिए ही बना रहा है। ठीक है, तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, या लोकतंत्र क्या है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? तो ये फेमस कोट है अब्राहम लिंकन का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई लोकतंत्र की। अब इंडिया में लोकतंत्र है ये हमें कैसे पता चलता है? नहीं, इंडिया में लोकतंत्र है वो हमें पता चलता है भारत के संविधान से, क्योंकि हमारे संविधान में लोकतंत्र का जिक्र है। प्रस्तावना में ही हम बोले तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया में लोकतंत्र है ये हमें पता चलता है भारत के संविधान से। तो संविधान की जब बात करें तो संविधान फिर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना। संविधान बेसिकली क्या है? नियम और कानून का संग्रह है। ठीक, लेकिन किस प्रकार के नियम और कानून का संग्रह है? यहाँ पे मैंने 3 पार्ट में इसको पूरा बता दिया है। मतलब अगर कभी रिटन एग्जाम का भी तैयारी करोगे ना, संविधान क्या है तो इतना एक्सप्लेन कर दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक, संविधान एक्चुअल में है क्या? नियम और कानून का ऐसा संग्रह है जो किसी देश, जैसे इंडिया एक देश है, ठीक है, किसी देश की सरकार, इंडिया देश है तो इंडिया में सरकार भी है, जैसे केंद्र स्तर पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री है ना, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो नियम और कानून का ऐसा संग्रह जो किसी देश की सरकार, ठीक, के शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित करता है। शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित कर रहा है। कैसा? जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, राज पद्धति के प्रकार, है ना। तो शासन प्रणाली के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, धर्मतंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो संविधान बता रहा है कि हमारा संविधान क्या ये बताया कि राजतंत्र है भारत? नहीं ना, संविधान में ये बताया गया ना कि लोकतंत्र है। तो संविधान क्या कर रहा है? कोई भी देश है वहां पे जो सरकार है वो किस प्रकार से शासन करेगी उसके स्वरूप को निर्धारित कर रहा है। जैसे इंडिया में है डेमोक्रेसी। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, संविधान किसी देश की सरकार के शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित करता है। इसी आधार पे इंडिया का जो प्रणाली है बेसिकली डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री हम। इसके अलावा संविधान और क्या कर रहा है? सरकार के जो विभिन्न अंग है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अंग है। तो संविधान क्या करता है? सरकार के विभिन्न अंग के मध्य शक्तियों का कर रहा है विभाजन और उन्हें सीमित करता है, लिमिट करता है। कोई भी जो अंग है सरकार की, उसकी शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो कितनी शक्ति किस अंग के पास है उसका निर्धारण कर रहा है, विभाजन कर रहा है और उसको लिमिट कर रहा है। ठीक है, सरकार के, अभी मैंने बताया ना आपको, सरकार के अंग के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है, सरकार के अंग के मध्य। तो एक सवाल आना चाहिए, सरकार के अंग कितने हैं? कितने अंग हैं सरकार के? कौन कौन से? हाँ, देखो सरकार के अंग की बात करें यानी कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो 3 अंग है। एक है कार्यपालिका, दूसरी है विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। ठीक, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग है सरकार के। ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो आपको सरकार गवर्नमेंट देखने को मिलेगी उसके 3 अंग देखने को मिलेंगे। इंडिया की बात नहीं है, हर जगह
अमेरिकन भी जाओगे तो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका यानी जुडिशरी, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटेन में भी चले जाओगे, इंग्लैंड में, वहाँ भी कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री आ जाते हैं ना, ठीक है। और विधायिका, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, नियम कानून बनाने वाली संस्था यानी कि विधान, विधान मतलब नियम कानून, ठीक है। विधान बनाने वाली जो इकाई है उसको कहते हैं विधायिका, और न्याय करने वाली जो इकाई है वो न्यायपालिका है, ठीक है। कार्यपालिका जो दैनिक मामलों का संचालन कर रही है, जैसे कि मंत्री परिषद है हमारे यहाँ, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कार्यपालिका बेसिकली ना दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थाई और दूसरी होती है स्थाई, ठीक है। जो मंत्री परिषद है जो दैनिक मामलों का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ मंत्री परिषद, मंत्रियों का चुनाव कैसे होता है, हम विधायिका के लिए बेसिकली मतदान करते हैं। जैसे कि राज्य में भी बात करें तो 90 विधायक हैं, फिर जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाएगी, और वो पार्टी अपने बीच से कुछ मंत्रियों का चुनाव करती है, ठीक है। तो मंत्री परिषद ऐसे बनता है। मंत्री परिषद जो है कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब सीधा सा मतलब मंत्री परिषद। लेकिन मैंने अभी बताया कार्यपालिका के दो प्रकार है, एक है स्थायी, दूसरी है अस्थायी, ठीक है। मंत्री परिषद जो होती है ना वो होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्थायी नहीं है ना, 5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, 5 साल बाद रहे ना रहे, ठीक है। तो ये अस्थायी है। और स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है, ब्यूरोक्रेसी, जो अफसर्स है ना, जो ऑफिसर है जितने भी आईएएस लेवल से, फिर हम बात कर रहे थे ना अभी, आईएएस हो गया, फिर एसडीएम हो गया, नीचे के जितने ऑफिसर है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारे के सारे वो सब आते हैं स्थायी में, है ना। ब्यूरोक्रेसी की बात करें, हिंदी में इसको बोल सकते हैं अफसरशाही, ठीक है। ये स्थायी कार्यपालिका, क्यों, क्योंकि ये तो रहेगा ही स्थायी, ये तो रहना ही है इनको, है ना। बस ये जो ऊपर के मंत्री परिषद है वो आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका तो रहना ही है, ठीक है। तो ये हो गया कार्य, तो सरकार के अंग है, ये आपको हर कंट्री, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि संविधान क्या करता है, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है एवं उन्हें सीमित करता है। यानी कि सरकार के विभिन्न अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके मध्य शक्तियों का विभाजन किया, मतलब कार्यपालिका के पास क्या क्या शक्ति रहेगी, विधायिका के पास क्या क्या शक्ति रहेगी, और न्यायपालिका की क्या क्या शक्ति रहेगी, उसका सीमा किसमें बताया गया, संविधान में, ठीक है। एक तो शक्तियों को डिफाइन किया गया है, ऊपर से लिमिट किया गया है। लिमिट मतलब कार्यपालिका विधायिका की शक्ति पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, विधायिका कार्यपालिका की शक्ति पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसी प्रकार से विधायिका या कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और न्यायपालिका इनकी शक्ति पर नहीं कर सकते, ठीक है। जो शक्तियां, जो कार्य तीनों के मध्य दिए गए हैं, सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र पे रहकर ही काम करना है, एक दूसरे की पावर पर काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी डिफाइन किसमें किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। और लास्ट में अगर डेफिनेशन एक और देखिए, एक और पॉइंट, ये सरकार, गवर्नमेंट जो शासन कर रही है, और जनता जिस पर शासन किया जा रहा है, तो सरकार एवं जनता के क्या क्या कर्तव्य हैं उसका निर्धारण कर रहे हैं संविधान। और लास्ट में जो मूल अधिकार है, ठीक है, उनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो सरकार और जनता के कर्तव्य क्या क्या है इसका भी निर्धारण संविधान कर रहा है, और मूल अधिकार जो जनता के पास है उनको संरक्षित करने वाला प्रमुख दस्तावेज है, तो मेन डॉक्यूमेंट है। और ये कवर पेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखोगे इस प्रकार से दिखेगा, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो संविधान का अगर डेफिनेशन बोले तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक। नियम और कानून का ऐसा संग्रह जो किसी देश की सरकार के शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित करता है, ठीक है। शासन प्रणाली का स्वरूप भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो कैसा है, लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य, यानी कि ये वाला हो गया, विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है एवं उन्हें सीमित करता है, ठीक है। कार्यपालिका की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, सीमित है, तो सीमित किया गया है किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। विधायिका की पावर भी अनलिमिटेड नहीं है, जैसे कि संविधान तो हमारा तैयार हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, और कब बन के तैयार हो गया था, हाँ बताओ कब बना था, 26
नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू हमने किया 26 जनवरी 1950 को। इस दिन कुछ टेम्पररी प्रोविजन ही लागू किए गए थे, है ना। बाकी पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान तो इस दिन बनके तैयार हो गया, है ना। अब संविधान बेसिकली क्या है, नियम कानून का दस्तावेज है। कोई भी नियम कानून उस टाइम पे बनाया गया था तो जरूरी तो नहीं है कि वो आज के टाइम पर भी रिलेवेंट रहे। क्या पता कुछ नियमों में बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है, या कुछ नए नियम जोड़ने की जरूरत है, संविधान में कुछ नया प्रोविजन ऐड करना है। तब फिर क्या करें, संविधान बनाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा तो संविधान बनाने के साथ साथ भंग हो गई। अब उसमें कुछ ऐड करना है ना, इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करना है या कुछ हटाना है डॉक्यूमेंट में से, तब फिर उसको करने का काम किसके पास रहेगा। हाँ, हमारे पास सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो संविधान ने ये काम किसको दिया, गलत, संविधान ने शक्ति दी विधायिका को। और विधायिका हम केंद्र स्तर पर बात कर रहे हैं, राज्य स्तर पर नहीं। राज्य सरकार को यानी कि राज्य विधायिका को संविधान में संशोधन करने का पावर नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेशल केस हम देखेंगे वहां पे जब आगे डिस्कस करेंगे, तो जब उनमें सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है, राज्य विधायकों की। बाकी आपको देखेंगे संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसे दी गई है, संसद। और संसद विधायिका है किसकी, केंद्र की। केंद्र सरकार की जो विधायिका है उसको हम लोग कहते हैं संसद, ठीक है। राज्य सरकार की जो विधायिका है उसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल कहते हैं, ठीक। संसद में 2 सदन है, 2 हाउस है, एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, ठीक है। 2 हाउस मैंने बोला, ठीक है, 2 सदन। और अगर पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो फिर लोकसभा राज्यसभा तो आएंगे, साथ में राष्ट्रपति भी आएगा। क्यों, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा जब तक लोकसभा और राज्यसभा से पास कोई कानून हो गया, कोई बिल को, जैसे विधेयक को हमने पास किया, वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन न करे, ठीक है। इसलिए संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। तो मैंने 2 शब्द कहा ना यहाँ पे, एक तो मैंने कहा अंग, इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गन, ठीक। और दूसरा मैंने कहा सदन, सदन मतलब है हाउस यानी कि घर, ठीक है। तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग में बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। क्योंकि काम क्या कर रहे हैं, विधान बनाने का यानी कि कानून बनाने का, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा विधेयक को पास किए, लोकसभा ने पास किया, दिन गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने पास किया। और अगर पहले राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है तो राज्यसभा ने पहले पास किया, फिर गया लोकसभा में, लोकसभा ने पास किया। अब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब साइन करेंगे तभी वो विधेयक कानून बनेगा, ठीक है। इस कारण से राष्ट्रपति जो है महत्वपूर्ण अंग है संसद का, ठीक है। तो संसद, केंद्र सरकार की विधायिका को हम संसद कहते हैं। इसी के पास, इसी विधायिका के पास यानी कि संसद के पास ही शक्ति है संविधान में संशोधन करने की। क्लियर है। तो संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है, संसद के पास। तो 1950 के बाद बहुत सारे संशोधन हुए, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक, 106, ठीक है। जब से हमारा संविधान लागू है तब से लेकर आज तक 106 बार संविधान संशोधन हो चुका है। प्रयास इससे ज़्यादा किया गया है लेकिन अल्टीमेटली हुआ है 106 बार, ठीक है। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और शक्तियों को सीमित किया गया, ठीक है। यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है संसद के पास, वो भी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है। मैं आगे जब आपको बताऊंगा केशवानंद भारती केस के बारे में, तब बताऊंगा क्या क्या हुआ था 1973 में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई विधायिका की। इसी प्रकार से न्यायपालिका की भी शक्तियां निर्धारित हैं, कर्तव्य निर्धारित है। न्यायपालिका भाई कानून बनाने का काम नहीं कर सकती, या विधायिका जो है वो न्याय वाला काम नहीं कर सकती, ठीक है। या दोनों मिलके एक कार्यपालिका के काम नहीं कर सकते, सबके अपने अपने काम निर्धारित हैं। और ये तो हम बात करें लोकतंत्र की। राजतंत्र में कैसा होता था, ये तीनों जो मामले हैं एक ही व्यक्ति देखता था, कौन, राजा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कुछ नहीं, न्याय करना है तो भी राजा, कुछ नियम कानून बनाना है तो भी राजा, ठीक है। तो इस कारण वो राजतंत्र था। लेकिन जब लोकतंत्र यानी जनता का शासन, जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके द्वारा जनता के मध्य शासन जब किया जा रहा है, तो जनता ने दिमाग लगाया ना कि सारी पावर एक ही व्यक्ति को देना सही नहीं है,
है ना, नहीं तो ऐसे में तो फिर राजतंत्र ही हो गया। वो वंशानुगत था, ये निर्वाचित हो जाएगा। चुनाव करके एक ही व्यक्ति का अगर सारी पावर दे रहे हैं तो भी तो राजतंत्र के बराबर हो गया। तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया। अब शक्तियों का विभाजन किया गया तो कुछ डॉक्यूमेंट में लिखना जरूरी है, नहीं तो बोल के काम नहीं चलेगा। मैं बोल दिया इसका ये काम, इसका वो काम, बोला वाला चीज कितना दिन याद रहेगा, है ना। तो एक डॉक्यूमेंट में लिखना जरूरी है कि क्या क्या पावर है किसके किसके पास, ताकि कल की डेट में जो नई पीढ़ी आ रही है वो देखे। कुछ चेंज करना है भले करेंगे, ठीक है। तो जिस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें लिखी गई ना, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। वैसे हर देश के संविधान में इसी प्रकार से चीजें मेंशन की जाती है, ठीक। और लास्ट में क्या है, सरकार के कर्तव्य क्या क्या है। सरकार के कर्तव्य, जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम लोग पढ़ेंगे भाग 4, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, है ना, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में हम देखेंगे टोटल, मूल रूप से देखा जाए तो 22 भाग है संविधान के। ऐसे देखा जाए संशोधन करके और भी ऐड हुए तो टोटल है 25, ठीक है। 22 मूल भाग में से जो चौथा जो भाग है ना, भाग बोलने का मतलब अध्याय, जैसे कोई बुक पढ़ेंगे तो अध्याय 1 अध्याय 2 पढ़ते हैं ना, वैसे ही इसमें 22 मेन चैप्टर है। चौथा वाला जो चैप्टर है वो है डीपीएसपी, आगे इस पर डिटेल से पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य यानी कि सरकार, अभी के लूप में इतना समझ लो, राज्य मतलब सरकार, सरकार की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि सरकार जो नीति यानी कि जो नियम कानून बना रही है उसको निर्देशित करने वाले कौन कौन से तत्व है, यानी कि सरकार जो नियम कानून बना रही है वो किससे प्रभावित होकर के बना रही है, क्या ऐसी चीजें हैं जो सरकार को प्रभावित कर रही नियम कानून बनाने के लिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है सरकार को। तो ये सरकार के कर्तव्य हैं डीपीएसपी। इसी प्रकार से जनता के कर्तव्य भाग 4A जो संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, ठीक है, उसमें जनता नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में बात की गई है। तो सरकार और जनता के क्या क्या कर्तव्य है वो भी कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इसी बुक में, संविधान में। और जो हमारे को मूल अधिकार मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं नागरिकों को भाग 3 के अंतर्गत, उसको भी संरक्षित करने वाला डॉक्यूमेंट यही है ना। अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये अधिकार हमें दिया गया है इसी संविधान के द्वारा, ठीक है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो नागरिक जो है, हम जो आम नागरिक है देश के, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायोलेशन में, ठीक। और अगर मान लो कोई चोरी किया, कोई अपराध किया, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं क्या, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी नहीं जाते, वो अपीली न्यायालय हो जाता है फिर, है ना। पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उससे नीचे सेशन कोर्ट बोलते हैं उसको, जब वो आपराधिक मामलों की कार्रवाई करता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशन कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर मान लो एक पक्ष संतुष्ट नहीं है तो अपील करके जाते हैं फिर हाई कोर्ट में, देन अपील करके सुप्रीम में, ऐसा ऐसा करके जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट जाना तो फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन हुआ है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है, तो जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो इन सभी चीज़ों को संरक्षित करने वाला यही डॉक्यूमेंट है संविधान। समझ आया इतना? तो ये संविधान का मेन डेफिनेशन है। अब इसके अलावा लास्ट में बात करें तो संविधान के अलग अलग प्रकार है, जैसे कि हम लोग बात करें विकसित और अधिनियमित। अधिनियमित संविधान हम उसको बोलेंगे जिसको बेसिकली एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया हो। जैसे भारत का जो संविधान है उसको हम लोग अधिनियमित कह सकते हैं, क्योंकि संविधान सभा का गठन किया गया, फिर संविधान बनाया गया, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लंबा टाइम पीरियड चला है, 26 जनवरी 1950 को फाइनली लागू हुआ, ठीक है। तो अधिनियमित संविधान। विकसित संविधान जिसका विकास लंबे समय से हुआ हो, जिसको इसका एग्जाम्पल में हम लोग ब्रिटेन का संविधान ले सकते हैं, यूके की बात कर सकते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो वहाँ का जो संविधान है, अलग अलग राजा, पहले 1215 में मैग्ना कार्टा आया, जिसमें से राजा को कुछ अधिकार दिए गए और जनता के लिए अधिकार कुछ कुछ निर्धारित किए गए। पहले जनता के पास क्या अधिकार है कोई निश्चित नहीं था, जो राजा का मन में आएगा वही चल रहा था, ठीक है। तो नागरिकों के लिए कुछ अधिकार निर्धारित किए गए 1215 में इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद कई सारे धीरे धीरे एक्ट आते गए, है ना, जिनसे एक विकास हुआ किसका, संविधान का। तो विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान दो अलग अलग प्रकार। एक है लिखित और अलिखित। लिखित संविधान मतलब कि आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा जो लिखा हुआ है, और अलिखित, अलिखित बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि बोल के चला आ रहा है। अलिखित बोलने का मतलब है अलिखित में भी आपको दस्तावेज मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनको कंपाइल नहीं किया गया, यानी कि एक बुक के फॉर्म में उनका निर्माण नहीं किया गया। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है ना,
उसको हम लोग कहते हैं अलिखित संविधान। ठीक है, अलिखित है, लेकिन ऐसा नहीं कि लिखा ही नहीं गया है, लिखा गया है, लेकिन एक हमारे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है ना एक बुक के फॉर्म में, वैसा नहीं है, कंपाइल नहीं किया गया है। संसद जो है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसने अलग अलग एक्ट पास किए हैं। ठीक है, तो उनको ब्रिटेन ने कंपाइल नहीं किया है। ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रिटेन का संविधान को हम कहते हैं अलिखित, लिखा हुआ है लेकिन कंपाइल नहीं है, एक बुक के फॉर्म में नहीं है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं इस कारण से। इसी प्रकार से अनम्य यानी कि कठोर और लचीला, संविधान का हम लोग कर रहे हैं वर्गीकरण, क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। तो कठोर संविधान हम उसको बोलेंगे जिस पर संशोधन करना काफी ज्यादा कठोर हो, जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है उसको हम लोग कहते हैं कठोर संविधान। और लचीला मतलब कि संशोधन करना काफी आसान, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो है काफी लचीला। ठीक है, कठोर संविधान का एग्जाम्पल अगर पूछे एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में आता है, पहले आया हुआ है। ठीक है, अनम्य या फिर कठोर संविधान, एग्जाम्पल अमेरिका। संशोधन करना काफी कठिन है, बन के तो तैयार हो गया संविधान, लेकिन फिर कुछ नियम जोड़ना है, कानून जोड़ना है, हटाना है, तो संशोधन करना पड़ेगा, तो वो प्रक्रिया काफी कठिन है, तो उसको हम लोग कहेंगे अनम्य या कठोर संविधान, जैसे कि है अमेरिका का। और काफी आसान है, तब उसको कहेंगे लचीला, लचीला संविधान, जो कि है ब्रिटेन का। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है, व्यापम में पूछा जा चुका है प्रश्न, कठोर है या लचीला है? नहीं है भारत का जो संविधान है दोनों का मिश्रण है। ठीक है, कुछ मामलों में संशोधन करना काफी कठिन भी है, कुछ मामलों में संशोधन करना आसान भी है। कौन से ऐसे मामले उसको आगे क्लास में बताऊंगा जब आगे डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है वो अनम्य और लचीले का मिश्रण है। मिश्रण क्यों है कि कुछ मामले वाकई में बहुत ज़्यादा कठोर है और कुछ मामले एकदम इजी भी है संशोधन करना। ठीक है, इस कारण से। और एक है संघीय संविधान, एकात्मक संविधान। भारत का संविधान कैसा है, संघीय है, एकात्मक है? संघीय कैसे? भारत का संविधान संघीय है क्योंकि यहां पर एक है संघ सरकार और दूसरी यहां पर है राज्य सरकारें। ठीक है, क्लियर है? तो संघीय संविधान है क्योंकि संघ भी है भारत में। ठीक है, और संघ मतलब पूरे राज्य का जो समूह है, बेसिकली एक संघ सरकार है और एक अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें भी है ना। तो भारत का संविधान संघीय है। जबकि एकात्मक संविधान की अगर हम लोग बात करें तो यह एकात्मक संविधान में जो राज्य सरकारें है ना वो नहीं होती, केवल एक ही सरकार होगी, संघ सरकार है, जिसको आप बोल सकते हैं केंद्र सरकार। ठीक, केवल एक ही गवर्नमेंट होती है। जैसे कि ब्रिटेन की बात करें, एकात्मक संविधान है। ठीक है, केवल एक ही सरकार है, केंद्र सरकार। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अलग अलग प्रांत नहीं है, छोटे छोटे प्रांत बने जैसे लंकाशायर, लिसेस्टरशायर, है ना, अलग अलग आपको नाम मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ना सरकार नहीं है, वहाँ पर चुनाव नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ पे भी अलग अलग प्रांत है लेकिन वहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। वहाँ पे प्रतिनिधि जो रहते हैं, हेड रहता है जो प्रांत का, वो डायरेक्टली एक ऑफिसर रहता है जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त रहेगा। उस ऑफिसर का चुनाव नहीं हुआ है ना, उस ऑफिसर को इलेक्ट किया गया है, डायरेक्ट भेजा गया है काम करने के लिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इसी प्रकार चाइना का भी संविधान जो है वो एकात्मक है। अब चाइना तो बहुत बड़ा देश है ना, बहुत बड़े बड़े प्रांत ही है वहाँ के, लेकिन वहाँ पे प्रांत में चुनाव नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी ऐसे ऑफिसर्स हैं। ठीक है, एक ही सरकार है जो केंद्र सरकार है। क्लियर है? तो ये अलग अलग टाइप्स हैं संविधान के। ठीक, समझ आया इतना? तो ये ना बेसिक क्लास था जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि राज्य व्यवस्था और संविधान एक्चुअल में है क्या। इसके बाद आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान का। फिर फैक्चुअल चीज़ देखेंगे जो ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। अभी कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे ना तो डायरेक्ट फैक्ट उठा के पढ़ोगे तो फिर वही रटने वाला चीज़ हो गया। थोड़ा सा एक दो क्लास ना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे तो फिर ज़्यादा आसान तरीके से याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न अब कैसे कैसे आ सकता है, एक तो अनम्य और लचीला, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पहले भी आया हुआ है। तो भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है, इतना याद रखना है। कठोर संविधान है अमेरिका का, लचीला है ब्रिटेन का। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का संविधान संघीय है अगर बोलेगा तो सही है, एकात्मक है बोलेगा तो गलत है ना। संघीय इसलिए क्योंकि संघीय के अंतर्गत, संघीय ढांचे में एक तो संघ सरकार आती है, दूसरी राज्य सरकार। ठीक, इसके अलावा भारत का संविधान लिखित है कि अलिखित है? लिखित है। अलिखित संविधान का एग्जाम्पल है ब्रिटेन का। ठीक,
विकसित और अधिनियमित में याद रखना, अधिनियमित संविधान है भारत का, ठीक है। तो ये वर्गीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ याद रखना। बाकी डेफिनेशन में इस चीज़ को आप याद रख लोगे तो संविधान वाला कुछ भी क्वेश्चन आएगा फंसाने की कोशिश करेगा तो वो आप बना लोगे, ठीक है। नियम कानून का ऐसा संग्रह है जो किसी देश की सरकार, हर देश में सरकार तो है, तो सरकार कैसा है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, एनार्की है, कैसा है, उसके स्वरूप को निर्धारित कर रहा है, ठीक। सरकार के विभिन्न अंग के मध्य शक्तियों का विभाजन भी कर रहा है और सीमित कर रहा है। तो ये सीमित वाले चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, यूपीएससी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और सीजीपीएससी व्यापम में तो, सीजीपीएससी में तो नहीं पूछा गया है लेकिन कॉपी पेस्ट करता है क्योंकि क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है अगर पूछा जाए इन फ्यूचर एग्जाम में तो याद रखना है जितने भी अंग है सरकार के, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां डेफिनेट मतलब डिफाइन की गई है और लिमिटेड भी है, ठीक है। और जनता सरकार के जो जो कर्तव्य हैं उनको निर्धारित कर रहा है, मूल अधिकार है उसको संरक्षित कर रहा है कौन, संविधान। क्लियर है। इसके अलावा लोकतंत्र के बारे में हमने जाना, ठीक है। अगर ये कोट किसने दिया है कभी पूछा जाए एग्जाम में तो ध्यान में रखना, अब्राहम लिंकन, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ठीक है। और लोकतंत्र में भी आप ध्यान में रखना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है पूछा जाए तो अप्रत्यक्ष, ठीक है। 99% जगह यही है, स्विट्जरलैंड में बस मिलेगा प्रत्यक्ष, उसे भी पूरे देश में नहीं, कुछ कुछ कैंटन में, कुछ कुछ प्रांत में, ठीक है, जहां पर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम बोलने का मतलब है जैसे कि मान लो 100 लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, तो कुछ नियम कानून बनाना है उस पर्टिकुलर कैंटन के लिए, तो सब के सब 100 लोग आएंगे, प्रस्ताव रखा जाएगा, पास करेंगे, बहुमत से पास हो गया तो बन जाएगा कानून, नहीं बना, नहीं पास नहीं हुआ तो नहीं, डिसमिस हो जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। अब उसी केस को इंडिया कंटेक्स्ट में करे तो यहाँ पे तो 140 करोड़ की जनता है ना, कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चुनाव ऐसे ही ले देख हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो लोकतंत्र की बात होगी। राज पद्धति में ये कुछ प्रमुख प्रकार है और राज्य के अनिवार्य तत्व ये पूछा जा सकता है व्यापम के एग्जाम में भाई, ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, भूभाग है तो जनसंख्या भी होनी चाहिए, जनसंख्या है तो सरकार भी होना चाहिए शासन करने के लिए, और सरकार कैसा है, संप्रभु होना चाहिए, मतलब दूसरे के हस्तक्षेप में कार्य न करे, अपना जो इंटरनल मैटर है वो स्वयं निर्धारित करे, उसमें किसी बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो राज्य के अंतर्गत ये वाला जो चीज है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। समझ आया इतना। तो आज की क्लास में ही तक करते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर इसके आगे चीज देखेंगे, जैसे संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ, तो उन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। समझ आया पूरा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, थैंक यू।